सॉरी नाजिर साहब के साथ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जिन लोगों ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ा है तो उनको थोड़ा आइडिया होगा। मुझे भी थोड़ा आइडिया, ज़्यादा आइडिया नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर नरगिस से कि फॉर्मली वेलकम करें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर नरगिस। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन, वेलकम नाजिर भाई। बहुत दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब आपको अपना गुरु मानते हैं, और एनएलपी के गुरु तो आप हैं ही हैं, लेकिन आप सोजपा मेडिटेशन फैमिली के भी गुरु हैं। तो हम बहुत इज्जत और एहतराम के साथ आपको वेलकम कहते हैं, और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप शुरू कीजिए अपना जो भी आप नॉलेज हमारे साथ शेयर करने आ जाएं। ओवर टू यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा है फिर स्क्रीन शेयर करने का। भी नहीं चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा, एक मिनट जरा प्लीज। मेरे जूम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दोबारा से कनेक्ट कर ले। जी नहीं, पहले ठीक था सारा कुछ, अभी ये कुछ थोड़े से फेसबुक के ऊपर वो आ रहा है तो उसका मैसेज आ रहा है, तो उसके बाद फिर वो अच्छा, यही कहा था मैंने, कैसे इसको चेक कर लो। तब नहीं हो सकता। अच्छा चलो, डॉक्टर साहब, जब तक मैंने कहा वो लॉगिन हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा तमहीद बांध लें। अच्छा, नाजिर साहब खुद मौजूद हैं या नाजिर साहब भी गायब हैं? मेरे ख्याल में अगर वो फेसबुक से डिस्कनेक्ट कर लेंगे ना, तो सिर्फ जूम पे रहेंगे तो मेरा ख्याल है वो आसान हो जाएगा। तो आप रिकॉर्ड वैसे कर लीजिए ना, वैसे भी तो रिकॉर्डिंग हो जाती है, फेसबुक से ना करें। वो दो जगह प्ले करने से ना, दो जगह वो आपस में कंपैटिबल नहीं हो पा रहे। तो हम जब तक नाजिर साहब तशरीफ लाते हैं, हम जब तक अपने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि एनएलपी जैसे कि हम सब जानते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का नाम है, उसका एब्रीविएशन है। न्यूरो का मतलब है माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज, जो हम बोलते हैं, यानी जिस लैंग्वेज से हम अपने माइंड के साथ बात करते हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जब हम कोई भी चीज बार बार अपने माइंड को कहते रहते हैं, जब वो हमारे बिलीफ सिस्टम में आ जाती है तो हम उसके लिए प्रोग्राम्ड हो जाते हैं। प्रोग्राम्ड का मतलब ये है कि वो फिर हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाती है, उसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो खुद ब खुद हमारा सिस्टम जो है वो उस पर ऑन रहता है। उसकी एक मिसाल ऐसे है जैसे कि हम ड्राइविंग जब सीखते हैं तो शुरू में तो हम उसकी चाबी लगाना पहले सीखते हैं, फिर उसके सारे सिस्टम सीखते हैं, और उसके बाद हम शुरू में बहुत कॉन्शियसली उसको चलाते हैं। लेकिन जब हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है न्यूरो लेवल पे, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स सेक्शन में हम सारे का उसमें इजीली कर पाते हैं, और जब हम अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारा सफर खत्म हो गया। इतना ज्यादा हम समटाइम्स उसमें एनग्रोस हो जाते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब है द लैंग्वेज दैट वी टॉक टू आवरसेल्व्स इन, और वो कितनी ज्यादा जरूरी है कि हम उसमें सही अल्फाज इस्तेमाल करें, सही वोकैबुलरी इस्तेमाल करें,
और सही लफ्ज इस्तेमाल करें, डबल मीनिंग के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, बहुत लंबे जुमले इस्तेमाल ना करें। वो सारी एक पूरी टेक्निक है कि किस तरह से हम अपनी एफर्मेशंस को डिजाइन करते हैं और बनाते हैं और फिर हम उसको एफर्म करते हैं। तो उसी से रिलेटेड अपने आप को हम कैसे एक्सीलेंस में ले जा सकते हैं या हम अपने ऑप्टिमम लेवल पे कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं, उसमें से एक टूल ये भी है शार्पन द सॉ, जिसके ऊपर नाजिर साहब अभी अपनी बात करेंगे। जी नाजिर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्क्रीन God शेयर give me हो गई strength to जबरदस्त। change the thing that ought to be changed, serenity to accept that cannot be changed, and the wisdom to know the difference. A little sharing of karma as per Quranic verse, Surah Al-Hadid, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli anna nabarraha inna zalika alallahi yasir. There is no calamity that befalls the earth or your own selves, but in accordance with the law of causation. Before we make it evident, this is indeed how the law of God works inevitably. ये सूरह हदीद की सूरह 22 नंबर आयत का तर्जुमा है जो मैं यहाँ इसको कर रहा हूँ। इस स्पेसिफिकली रेफरिंग टू द कर्मा जो कि हम आमतौर पर स्टडी करते हैं, और बहुत से मेरे साथियों ने पढ़ा होगा द 40 रूल्स ऑफ लव बाय अल्फ शफक। तो उसमें रूल नंबर 37 says God is a meticulous clockmaker, so precise his order that everything on earth happens its own time, neither a minute late nor a minute early, and for everyone without exception the clock works accurately. For each there is a time to love and a time to die. इस हवाले से जो रेफरिंग टू कर्मा, इसको जो कर्मा इज अल्टीमेट जस्टिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेस कैन हाउएवर सुपरसीड कर्मा। ग्रेस इज द डिवाइन इंटरवेंशन, a loving hand reaching down from the heavens to help us to ease our burden and our suffering. तो इस हवाले से I appreciate the efforts of आसिफ आजाद भाई and his group कि उन्होंने हेल्प किया और with the unconditioned love and compassion, and also prayers for also these अपने जो रेकी ग्रुप है कि उन्होंने भी प्रेयर्स की और है उसको अपनी सब भेजी, दुआएं भेजी उनके लिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, दे आर द रियल विनर्स रियली। who you call winners? Winners are No sound. I can't hear anything. मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गए नादिर साहब ना। हेलो जी जी ठीक है, ओके। Karma is ultimate justice. Grace can, however, supersede karma. Grace is a divine intervention, a loving hand reaching down from the heavens to help us
to ease our burden and our suffering. ये ग्रेस है जो कि इस हवाले से आपको सुपरसीड करती है, कारमा के प्रोसेस को अल्लाह ताला अपनी रहमत भेजता है। तो ये मैंने रेफर इस हवाले से किया, ये जो हमारे फूड सफरिंग्स हैं पाकिस्तान में हुई और जिस हवाले से ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं और मुसीबतुल फिल अर्द जो है वो सामने इसको कर रहे हैं और इवन नेशन भी कर रही है, तो उस हवाले से मैंने रेफर किया। और मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा आसिफ अली आज़ाद भाई की और रेकी हीलर जो थे उनके ग्रुप की, कि उन्होंने एफर्ट्स के साथ, अपनी अनकंडीशनल लव के साथ और कंपैशन के साथ उन्होंने इसको लोगों को हेल्प किया। और मेरे नज़दीक दे आर विनर्स। और मैं कह रहा था कि हु आर द विनर्स? विनर्स आर दोज हु हेल्प द डाउन, दे शेयर अ स्माइल नॉट अ फ्राउन, विनर्स honor every color and creed, they reach out to fill everyone's need. On the other side, losers keep betting that life is just getting. But one of God's law, they keep forgetting that the law of God that give, as you, the more you give, the more you will receive. So this is the law of God. तो मैंने दूसरे तो उसके पहले अपनी तरफ आते हुए कंग्रेचुलेशन किया था शुजा भाई को भी कि उनको जॉब मिली, उसमें वो भी एक विनर है हमारे। और इसी हवाले से फिर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, शार्पन द सा। और मैंने स्टोरी बता दी आपको शार्पन द सा के हवाले से कि दो लकड़हारे थे, दो वुड कटर्स थे जो किसी फार्म के ऊपर लकड़ियां काट रहे थे। एक जो था वो बहुत मेहनत के साथ सारा दिन काम करता रहा, लकड़ियां काटता रहा, और दूसरा जो था वो कुछ रेस्ट करता था 1 घंटे के बाद। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद वो फिर लकड़ियां काटता था। बाय द एंड ऑफ द डे देखा कि जिसने जो रेस्ट करता उसने लकड़ियां ज्यादा काटी हैं, और जो रेस्ट नहीं किया था, जो लगातार मेहनत करता रहा, उसने लकड़ियां कम काटी हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई तुम लकड़ियां कैसे ज्यादा काट ली? तुम तो रेस्ट करते थे और फिर काम करते थे, और दूसरा मेहनत करता रहा, उसने कम लकड़ियां काटी हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं रेस्ट नहीं कर रहा था, एक्चुअली लकड़ियां काटने का रेस्ट कर रहा था, लेकिन आई वॉज बिजी शार्पनिंग माई सा। उस दौरान में मैं अपने सौ को शार्पन कर रहा होता था। और ये शार्पिंग द सा जो है, ये एक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसकी 1 ऑफ द 7th हैबिट्स इज शार्पन द सा, कि आप इस दौरान में सारी चीजों को शार्पन करते हैं। तो रिमेंबर कि लॉ ऑफ नेचर जो है, लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है, उसमें या कोई नया आइडियाज नहीं है, वो पुराने ही आइडियाज हैं, मेयरली रीस्टेटमेंट्स हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज टू remember them, remind them, recall them, revisit them, और resharpen those all things जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हुए और कर रहे होते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने समझा कि एफर्मेशन, मैंने ग्रुप में देखा कि बहुत सारे एफर्मेशंस आजकल आ रही हैं और उसके ऊपर बड़ी एक तरह से डिस्कशंस भी होती हैं, उसके ऊपर नई नई एफर्मेशन के हवाले भी दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एफर्मेशन इज आल्सो वन ऑफ द टूल जिसको हम एज शार्पन द सा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और एफर्मेशन जब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करते हुए आप की जो उसका प्रोसेस है, उसका ब्रेन स्टिमुलेशन का, उसमें डेंड्राइट्स हैं। ब्रेन के हवाले से है कि ब्रेन को यूज इट और लूज इट, तो उसमें डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स को जब तक अंडर प्रेशर रखेंगे तो एक्टिवेट रहेंगे और अपने ब्रेन को एक्टिवेट करती रहेंगी। और एक स्टेज के ऊपर आके वही डेंड्राइट्स जो वो आपकी इनर सेल्फ में चली जाती हैं, और वहां से फिर देन इट स्टार्ट्स हैपनिंग। जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फंक्शन करना शुरू कर देता है, ये ESP होना शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, आहा आना शुरू हो जाते हैं। ये सारा कुछ इनर डीप सेंस से आ रहा होता है। लेकिन एक सवाल जो यूजुअली उठता है, बहुत सारे लोग बड़ी देर के एफर्मेशन कर रहे होते हैं, हो नहीं रहा होता, तो क्यों वो चीजें पूरी नहीं होती फिर, अगर हम इतनी एफर्मेशन कर रहे होते हैं? तो मेरी फर्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो है पर्सनल, उसमें ये है कि एक तो ये है कि अगर आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास गोल है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रगल जो है अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, तो आप उसमें से बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे होते।
तो ये है कि आपका जो यूनिवर्सल लॉ है या यूनिवर्स का जो आपका फंक्शन है उसके आप अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपकी स्ट्रगल आपका कुछ नहीं है, आपको कुछ हिस्सा नहीं देती। तो उसके लिए जरूरी है कि आप यू टर्न लें। उस हवाले से मैंने मेटाफोर एक्सप्लेन किया कि एक वीवर था, जुलाहा था एक गांव में, जो कपड़ा बेचने के लिए मशरक की तरफ जाता था, जो गांव मशरक की तरफ था। सुबह जाता था, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, शाम को वापस आता था, बहुत ज्यादा, फिर सूरज सामने आता था। सुबह जाते हुए सूरज शाम सामने, फिर वापस आते हुए भी सूरज सामने। तो जब उम्र ढलने लगी तो उसने कहा बहुत मेहनत की, लेकिन इसने सूरज ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और उसने कहा गांव का चौधरी जो है वो समझदार है, उसके वो लोगों की पंचायतें हल करता है, मैं भी उसके पास जाता हूँ, उससे अपना मसला बताता हूँ, वो भी मेरा कोई मसले का हल निकालेगा। तो चौधरी के पास गया, उसने कहा कि चौधरी मेरा मसला हल करो, मुझे सूरज से मेरा पीछा छुड़ाओ। उसने कहा बिल्कुल सही है, मैं एक दिन की फीस लूंगा तुम्हारी, जो तुम जाते हो, एक कंसल्टेंसी फी, और तुम्हारा जान छुड़ा देता हूँ उससे। उसने कहा ठीक है। उसने कल सुबह जाने से पहले मेरे पास आना। तो दूसरे दिन वो उसके पास गया, तो उसने कहा कि आज तुम इस गांव को जाओ जो मगरब की तरफ है, जिसकी तरफ वो कभी गया ही नहीं था। तो उसने उसकी बात मानी और मगरब की तरफ गया। जब शाम सुबह गया तो सूरज फिर पीछे, शाम को वापस लौटा सूरज फिर पीछे, और बड़ा खुश हुआ। चौधरी को जाके पैसे भी दिए और कहा चौधरी तुम लोगों को ऐसे नहीं चौधरी बना दे, तुम वाकई चौधरी बनने के काबिल हो। और चौधरी ने कुछ नहीं किया, उसको अलाइनमेंट किया लॉ ऑफ नेचर के साथ। और जब हम लक की बात करते हैं तो लक भी यही है कि लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, कि आप अपनी मेहनत जो है वो करेक्ट नॉलेज के तहत करें। चौधरी ने उसको कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ उसको अलाइनमेंट में ला के दिया, करेक्ट नॉलेज दे दिया कि आप इस तरफ जाओ तो फिर सूरज से आपकी जान छूट जाएगी। दूसरी मैंने मिसाल दी बुद्धा की, एक शागिर्द उनके पास गया, उन्होंने कहा जी मेरे मसाइल बढ़ गया जी, मेरा मसला हल कर दीजिए, मेरे साथ जान छूटे। तो चौधरी ने उसको बुद्धा ने कहा कि तुम एक जार लेके आओ मिट्टी का, और उसमें पेबल्स भी डालो और उसमें घी भी डाला, और उसको कहा इसको किसी पानी में छोड़ दो। तो पानी में छोड़ने से पहले उसने छोड़ा और वो नीचे डूब गया। उसने कहा आप इसको अंदर ही नीचे पड़े को तोड़ दो। तो उसने तोड़ दिया, घी तो ऊपर आ गया, पेबल्स उसके नीचे ही रह गया। तो उसने कहा बेटा जिंदगी यही है, ऐसे ही है, जो पेबल्स है उन्होंने अंदर ही रहना, उसका और हल निकालना पड़ेगा, ये इस तरह से करने से मसला हल नहीं होगा। तो एक तो ये है कि एफर्मेशन के हवाले से या जो भी हम कहते हैं कि ये क्यों नहीं हो रही, तो वन ऑफ द थिंग इज कि इफ दे आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, तो फिर उसमें नेचुरली जहाँ के उसमें इश्यूज आएंगे, उसमें वो बात नहीं बनेगी। और सेकंड जो है वो ये है कि टाइमिंग की बात है, कि उसकी टाइमिंग शायद दुरुस्त नहीं है, उसका वक्त दुरुस्त नहीं है, जो चीज आप इस वक्त डिमांड कर रहे हैं अपनी एफर्मेशन के हवाले से पॉसिबली। तो उसके लिए मैंने आपको उसका मेटाफोर के हिसाब से दिया, एक कैनिबॉल्स का, एक बादशाह का, कि जिसको शिकार का शौक था, वो हमेशा अपने वजीर के साथ शिकार पे जाता था जंगल में। और उसने उसको अपने उसमें एक दफा गया तो उसने फायर किया तो बैक फायर हो गया। बैक फायर हुआ तो उसकी उंगली उड़ गई, उसका एक जख्म एक अंगूठा या उंगली उसकी जो खत्म हो गई। उसका जो वजीर था उसको आदत थी हमेशा ये कहने की कि हर काम में अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरी उंगली खत्म हो गई है, इसको इसमें भी अल्लाह की बेहतरी नजर आ रही है कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी कहता है कि इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी। तो उसने उसको उठाया और उसको जेल में डाल दिया। उसने मेरी उंगली खत्म हो गई, ये अल्लाह की बेहतरी कह रहा है कि इसमें अल्लाह की बेहतरी है। तो कुछ अरसा के बाद बादशाह फिर, क्योंकि शिकार का शौकीन था, तो बादशाह फिर जंगल में गया। उसने जाके फिर अपना वो कैनिबाल्स के हाथों चढ़ गया, जो आदमखोर थे उनके हाथों चढ़ गया। और आदमखोर बड़े खुश हुए कि भाई हमें एक शिकार मिल गया। उन्होंने उसकी सेलिब्रेशन के लिए सारी लकड़ियां वगैरह इकट्ठी की, आग वाग जलाई और उसको बांधा साथ के, अब इसकी कुर्बानी करेंगे। जब वो सेलिब्रेशन करने के बाद कुर्बानी का वक्त आया तो उन्होंने देखा हो ये तो कुर्बानी के काबिल ही नहीं है, इसकी तो उंगली कटी हुई है। तो उसने उनको छोड़ दिया कि इसकी तो कुर्बानी हो नहीं सकती। तो बादशाह को उस वक्त याद आया कि वाकई उसने, मेरे वजीर ने कहा था कि इसमें अल्लाह की बेहतरी है, और ये आज मेरी जान छूट गई। और जब उसको वजीर को जेल में डाला जा रहा था तो उस वक्त भी उसने कहा कि जी इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है। तो उसने, बादशाह ने वजीर को बुलाया और उसने कहा कि भाई उस दिन तो अल्लाह की बेहतरी थी कि भाई मेरी अगर आज उंगली होती तो मैं कुर्बान हो जाता,
लेकिन इसमें क्या बेहतरी है कि तुमने 2-2.5 साल तक जो कैद में गुजार दिए और तुम कैद में पड़े रहे, इसमें क्या अल्लाह की बेहतरी है? तो उसने कहा जी कि इसमें अल्लाह की ये बेहतरी थी कि आप तो मैं हमेशा आपके साथ होता हूँ। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा आज भी मैंने तुम्हारे साथ ही होना था। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा अगर मैं आज तुम्हारे साथ होता तुम तो बच जाते, तो मैं भी पक- लेकिन मैं हाँ, जो फारग हो चुका, तो इसमें भी अल्लाह की कोई उसको बेहतरी पकड़ है। लेते। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं कि कुछ चीजें ऐसी जो कि बहुत ही एक डिजायर थी, एक ड्रीम थे और ये था उसको फॉलो, और उसके ऊपर बहुत एक्शंस लिए, लेकिन बहुत सारे नुकसानात भी उठाए उसके एक्शंस के बारे में। लेकिन आज जब मैं पीछे की तरफ देखता हूँ, सोचता हूँ कि अगर वो वाकई ड्रीम उस वक्त पूरे हो चुके, वो ड्रीम पूरे हुए बाद में, लेकिन आज मैं जब रिकॉल करता हूँ पुराने टाइम को, तो मैं कहता हूँ अगर उस वक्त बहुत सारी सिचुएशन बाद में तब्दील हुई और मैंने देखा कि अगर ये उस वक्त वाकई ये पूरे हो चुके होते तो आज बिल्कुल मैं किसी और सिचुएशन में होता और इससे भी बहुत ज्यादा खराब होती, जो कि मैं एक्सपीरियंस कर चुका था ऑलरेडी। तो मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई जो टाइमिंग है वो बहुत जरूरी है कि उन्होंने जाके किस वक्त में जाके उन ड्रीम्स में पूरे होना है। तो एफर्मेशन बहुत पार्ट है इसका, अपनी शार्पनिंग ऑफ द सा का, कि आप एक्चुअली इसको एक्टिवेट तो रखें। और मुझे डॉक्टर नरगिस का वो याद आ गया, पता नहीं मैं तो बोलता जा रहा था, आप लोगों को शायद बंद हो गया था, कि इन्होंने वो प्रोग्राम उस वक्त कर रहे थे, हम सारी चीजें हो रही थी, हैपनिंग हो रही थी, ईएसपी हो रहे थे, एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शंस हो रही थी, और आहाज हो रहे थे, और सब चीजें हो रही थी, और हमें घंटी खून की बजती थी तो हमें पता था कि ये फलां का, हमने सोचा था उसका खून है, तो उसी का खून होता था। तो डॉक्टर साहब ने एक दफा गाड़ी वो डिजायर की या एफर्मेशन की, तो इन्होंने बाद में कहा कि मैंने BMW क्यों नहीं ली, वो गाड़ी तो इनको मिल गई जिनकी इन्होंने डिजायर की थी। तो असल बात तो ये थी असल बात तो ये थी कि वो उसकी जो एफर्मेशन थी या जो भी उनकी उस वक्त डिजायर थी, वो उसके इनर की थी, वो इनर ने वही डिमांड किया था और उसी की वजह से हुई। वगरना अगर ख्वाहिशों के पीछे जाते तो ख्वाहिशें तो इंसान को पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती हैं। और ख्वाहिशों का हवाला तो ये है कि साए की तरह है कि इनके पीछे भागते रहो तो साए की तरह आगे भागती रहती हैं, और जब कोई हायर पर्पस लेके आप उसको टर्न अराउंड करें, वापस मुड़े, तो ये ख्वाहिशें पीछे आना शुरू कर देती हैं। तो मकसद वही है कि उसको जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, और ये अल्लाह का कानून है, ये कोई कोई नई चीज नहीं बता रहा कि आप जिसके पीछे भागते जा रहे हैं, भागते रहे, कि डिजायर है इनर, वो सारा ड्रीम हो सकता है। लेकिन जब लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक नहीं, ये टाइमिंग सही है, अल्लाह को पता है कि इसको पावर अब मिल गई अगर, तो ये खराब करेगा बाकी सबको भी। पावर उसको उस वक्त जब मिलती है जब वो अल्लाह ताला की अमानत समझता है कि ये अल्लाह ताला की अमानत है, तो फिर उसको पावर देती है, फिर वो पावर किसी असल मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करता है। तो ये उस हवाले से था कि हम ये कुछ पार्ट्स जो है हमारे इस एफर्मेशन के हवाले से जो चीजें नहीं हो रही, मैंने उनको अपना उसके मुतालिक बताया। दूसरा जो एक इनर ब्लॉक है एक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, जो कि रुकावट बनता है हमारी अपनी ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और स्पिरिचुअल ग्रोथ का आप समझ लीजिए प्लीज, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर आस्पेक्ट, इट इज टोटलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की टोटलिटी है, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन डायनामिज्म है, क्या आप उसको एक्सपेंड करते हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इनर सिविल वॉर है वो आपकी जान नहीं छोड़ती। और इंटरनल सिविल वॉर है क्या, हमने बता दिया कि हमने एज स्टडी कर लिया हमने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। एक एज एज माइंड साइंस स्टूडेंट्स हमने स्टडी कर लिया कि एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है। राइट ब्रेन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग्स, फॉर आप बायोरिदम के लिए, और दैट इज रैंडम ब्रेन है। और हम उसकी रैंडम ब्रेन की बात करते हैं जब हम राइट ब्रेन की बात करते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो है एनालिटिकल है, वो इंटेलेक्चुअल है, और वो रीजनिंग के पीछे जाता है। तो दोनों ब्रेन जो है वो आपस में जब एक्सट्रीम पे जाते हैं तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, और वो इंटरनल सिविल वार हमारे अंदर भी जारी हो जाती है। और जब हम लेफ्ट ब्रेन की बात करते तो उसमें यूजुअली जो ईस्ट है, जो वेस्ट है, वो उसमें डोमिनेंट है। ऑक्सीडेंट जो है वो उसमें डोमिनेंट है, वो उनकी चीजों की तलाश करता है।
हमारा जो ईस्ट है वो राइट ब्रेन डोमिनेंट है और वो उसकी तरफ काम करता है। और जैसे मैं अगर उसकी मिसाल दे सकूं कि हमारे खुसूसी तौर पर रिलीजन में भी ये हमारी चीजें हैं कि ये कह ले शरीयत है और एक कह ले तरीकत है। एक लेफ्ट ब्रेन में डोमिनेंट है, दूसरे राइट ब्रेन में डोमिनेंट है। एक हार्ट की बात करते हैं, हार्ट को हम राइट ब्रेन कह लेते हैं, और एक दिमाग की बात करते हैं, दिमाग को हम लेफ्ट ब्रेन कह लेते हैं। तो ये दिलो दिमाग जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ किसी न किसी मसले के ऊपर झटकते रहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ईस्ट जो ज्यादा डोमिनेंट है राइट ब्रेन में, जो वेस्ट है वो ज्यादा डोमिनेंट है वेस्ट ब्रेन में, तो लेफ्ट ब्रेन में। तो ये दोनों का आपस में झगड़ा चलता रहता है। और जैसे मैंने देखा, या आप लोगों ने भी देखा, कोई नई चीज नहीं है कि पता चला कि तैयारा खराब हो गया, जहाज खराब हो गया। वो जो लेफ्ट ब्रेन है वो उसकी रीजनिंग जानना चाहता है, उसके आखिर तक जाना चाहता है, उसको फाइंड आउट करता है कि इसकी वजह क्या बनी है, ये एक्सीडेंट हुआ क्यों है, खराबी हुई क्यों है। राइट ब्रेन जो है वो भी थोड़ा करता होगा, लेकिन आखिर में क्या कहते हैं कि जी बकरे का सदका दो और फ्लाइट को जाने दो। जैसे हमने देखा, एक्सपीरियंस किया यही कि फ्लाइट जो जानी थी इस्लामाबाद से, जी सदके बकरे का सदका दे रहे हैं, उसके बाद फ्लाइट को उड़ने के लिए कह रहे हैं। तो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के लिए लेबर ऑफ द हार्ट एंड माइंड, ये भी उसका एक रूल ऑफ 40 रूल्स ऑफ लव का पार्ट था। इंटेलेक्ट लेफ्ट ब्रेन एंड लव राइट ब्रेन are made of different materials. Intellect ties people in knots and risks nothing. But love dissolves all tangles and risks everything. Intellect is always cautious and advises, beware too much ecstasy. Whereas love says, oh, never mind. Take the plunge. Intellect does not easily break down, whereas love can effortlessly reduce itself to rubbles. But treasures are hidden among ruins. A broken heart hides treasures. तो ब्रोकन हार्ट की या हार्ट की या उसकी दोनों की जो सिचुएशन है वो ये है कि दोनों का फंक्शन ये है, या आपने देख लिया कि दोनों की जो बात आपस में हो रही है वो किस तरह से हो रही है। तो हम उसको देखते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क कोई रीजनिंग नहीं वहां पे, अकल है महव तमाशा लबे बाम अभी। जब इश्क की बात हो रही है तो वो बेखतर कूद पड़ा है, प्लंज में चला गया है, वहीं पे रबल्स में जा, और वहीं से सारी विजडम वहीं से मिली है। और उसने भी यही कहा था, ब्लेस पास्कल ने, मैं देता हूं आगे भी, हार्ट हैज इट्स ओन रीजन व्हिच रीजन नोज नथिंग ऑफ। ब्लेस पास्कल ने ये कहा था। आप इसको इस हवाले से देख लीजिए कि दोनों, उनकी रीजनिंग तो जरूर है, हमें उसके मुतालिक नहीं पता। मिरेकल्स हो रहे हैं लेकिन रीजनिंग उसको फाइंड आउट नहीं कर रहे, लेकिन उसकी रीजन तो मौजूद है। ब्लेस जैसे कहा, ब्लेस, और अल्टीमेटली अब जो से हम इस प्रोसेस में है, खुसूसी तौर पे वेस्ट इस प्रोसेस में है, वो ऑलरेडी दे आर फाइंडिंग दोज रीजंस। और मैंने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं वो गॉड का नाम ले रहे थे। मैं जब जर्मनी में था तो मैं जिनके साथ वो कर रहा था, ट्रांसलेशंस हो रही थी, ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रहा था। तो डॉक्टर मालप्रिश था जिनके साथ वो उसकी क्रिमिनोलॉजी का डॉक्टरेट किया हुआ था उसने, और उसका डायरेक्टर था वो। तो उसने एक दफा मुझसे पूछ लिया कि डू यू बिलीव इन गॉड। मैंने कहा यस आई डू बिलीव इन गॉड। उसने कहा हाँ, पाकिस्तान को जरूरत है गॉड की। तो वो तो बिलीव नहीं करते। लेकिन आप जितने भी मैं सिस्टम देख रहा हूँ, मैं जितने भी सिस्टम, और उसके बाद मैं गया दोबारा, यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के आ गया था, तो वो बहुत अच्छा दोस्त था, उसके गया उसके पास, तो उसको फिर मैंने यहाँ जब बातें उसको करना शुरू की, है हाउ डू यू नो दैट। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए ये सारा कुछ मैंने जानने की कोशिश की, कार्ल यूंग का और उसका फ्रॉइड का, और ये मैंने जब रेफरेंस दिए तो मैंने कहा ये सूरत हाल है। तो बहरहाल, लेकिन उन्होंने उसका नाम देना शुरू कर दिया, गॉड को पहचान गए, लेकिन गॉड नहीं कहते, कभी वो कहते हैं हायर इंटेलिजेंस, what I was
से ज्यादा होता यही रहा है कि वहां पे जाके पहुंचते तो पता लगता है कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है क्या? वो उसको गॉड का नाम नहीं दे रहे, लेकिन असल में हकीकत वही बता रहे हैं जो कि साइंस ढूंढ रही है, और साइंस ढूंढ के उनको बताने की तैयारी कर रही है और कर रही है। तो हम उसमें देख रहे हैं कि दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं, लेफ्ट ब्रेन का और राइट ब्रेन का, एक तरफ तो राइट ब्रेन जो है वो इस हद तक चला जाता है कि वो बाकी कहता है कि जी कुछ जाओ भाड़ में जाए, हर चीज भाड़ में, मैं तो छलांग लगा रहा हूँ इसमें। और दूसरी तरफ जो है वो राइट ब्रेन, जो लेफ्ट ब्रेन है, वो हर एक की रीजनिंग जाना चाहता है कि वाई शुड आई डू दैट, वाई इज इट दैट, गॉड है तो कहाँ है, क्यों है, नजर क्यों नहीं आ, ये सब जो बहुत सारी दूसरी रीजन हो सकती हैं। बहरहाल उसका जो आप क्या किया जाए, इसका रेजोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द रेजोल्यूशन? हमने एक प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं डिसिप्लिन के ऊपर, और मैंने कहा कि इसको, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जी जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसकी हम कोशिश करते हैं, पहले जैसे मैंने कहा कि हम पहले भी कर चुके हैं, कि डिसिप्लिन हमें करना चाहिए। और डिसिप्लिन की कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे मैंने कहा कि बार बार वो चीज़ें रिपीट भी हो जाती हैं, और उसकी वजह ये है कि शार्पनिंग द सॉ वाली बात है कि आप उसको रिवाइज करते रहें, रीमाइंड करवाते रहें, ताकि ये चीज़ें आपकी सरफेस के ऊपर आती रहें, ताकि फंक्शन करना शुरू करें आप उसको। तो उसमें हमने बोला था कि मेंटल हेल्थ के लिए जो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हर एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो एरियाज भी 4 हमने पहले डिफाइन कर चुके हुए हैं कि पहले तो अपनी फिजिकल नीड्स हैं, फिर साइकोजेनिक नीड्स हैं, फिर जो है आपकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, फिर आपकी इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं। चारों एरियाज के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हवाले से अपनी लेनी है। और दूसरा क्या था कि डेडिकेशन टू ट्रूथ, हर हवाले से सच्ची बात, हर हवाले पे सच पे रहना। तीसरी ये है कि डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, जो मैंने कहा कि लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि पेन को पहले फेस कर लो, प्लेजर को बाद में आने दो। तो पेन, तो ग्रेटिफिकेशन को डिले कर दो, वो खुद ही आ जाएगी, पहले पेन को उसको फेस कर लो। और चौथा जो था वो बैलेंसिंग था, जो कि बड़ा मेन फैक्टर है इसमें, कि बैलेंसिंग हम रेजोल्यूशन जो इस हवाले से हम कर रहे हैं, जो मैंने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बात की है, कि उसमें हम बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। एक बैलेंसिंग का जो मेन फैक्टर है वो ये कि गिविंग अप का है। बैलेंसिंग आप उसी वक्त करते हैं कि आप एक एक्सट्रीम पे चले गए हैं, और उस एक्सट्रीम से आपको फिर वापस करके दरमियान में आने की जरूरत है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आपको गिव अप करनी पड़ती हैं, और गिव अप आप वही चीज कर सकते हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो उसमें मुझे रेफरेंस जो याद आते हैं वो ये है कि एरिस्टोटल ने कहा था कि वाइस इज बिटवीन टू, सॉरी, वर्च्यू इज बिटवीन टू वाइसेस, वर्च्यू इज बिटवीन टू वाइसेस। जो नेकी है वो दो बदियों के दरमियान में है, दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में है। दो एक्सट्रीम जिसको हम म्याना रवि कह सकते हैं, म्याना रवि कहते हैं, कि दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में वर्च्यू है, ये एरिस्टोटल ने कहा। और बुद्धा ने भी यही कहा। बुद्धा ने कहा कि ना तो दुनिया को त्याग दो बिल्कुल और निर्वाणा में चले जाओ, और ना ही निर्वाणा में इतना घुसो कि दुनिया बिल्कुल छोड़ दो। दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस करो। और उसने देखा कि एक तरफ एक्सट्रीम, भूखे काटी, सब कुछ काटा, शहनशाही छोड़ी, सब कुछ छोटा। फिर जब उसको वो सारी विजडम मिली तो छोड़ के जा रहा था, अल्लाह मैंने कि आप कहाँ जा रहे हो, अब वापस आओ ना, संभालो इसको। तो बैलेंसिंग करनी ही पड़ी अल्टीमेटली। तो वो उसकी मिसाल है। तीसरी मिसाल हमारे रसूल करीम की बेहतरीन जो दुआ थी, उसके मतलब कहा जाता है कि रब्बाना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि या अल्लाह इस दुनिया में भी मुझे और उस दुनिया में मुझे अपनी रहमत अता फरमा। तो दोनों ही की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है, म्याना रवि की जरूरत है। और इन दोनों में ना तो आप इतना उसमें घुस जाए, ना आप उसमें, दोनों की रियलिटी की जरूरत है, दोनों को फेस करने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके बाद हम आते हैं
अब हम आते हैं उसकी तरफ, एवाटार प्राइमरीज की तरफ, क्योंकि हम पहले भी उसको स्टडी कर चुके हैं। पहले स्टडी नहीं किया, लेकिन एक्सप्लेन शायद कभी बाहर किया होगा, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आज देता हूँ। देखें, डॉक्टर साहब ने भी किया, एवाटार के कुछ पार्ट्स किए, सारा कंप्लीट शायद नहीं किया था, लेकिन उसमें जो एक उनका प्रोसीजर था, क्रिएशन हैंडलिंग प्रोसीजर। क्रिएशन हैंडलिंग प्रोसीजर में ये था कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपका किया दराही है। whatever is happening to you, it is happening because of that what you have done to yourself। और उसको हम कहते थे कि this is my creation, और आप this is not me, this is my creation, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी क्रिएशन है। तो उसका प्रोसेस ये था तो उसको निकाल दो और उसके बाद अपने एफर्मेशन देना शुरू कर दो। और उस एफर्मेशन के जो चूंकि आपके ड्रीम्स हैं, आपकी डिजायर्स हैं, आपका सारा कुछ है, उसमें भी बहुत सारी चीजें बाद में नहीं हो रही, उनको हम सेकेंडरीज कहते थे कि ये सेकेंडरीज हैं। लेकिन जो बेसिक जो जिसके ऊपर आप बुनियाद रखते हैं, जिसकी आप फाउंडेशन ले करते हैं, उन्होंने प्राइमरीज कहा, और वो 7 प्राइमरीज थी, 7 प्राइमरीज थी, जिसके हवाले से उसने एवाटार में हैरी पामर जो उनके फाउंडर हैं, जो उनके क्रिएटर है, उन्होंने 7 प्राइमरीज कहा। बिल्डिंग बिल्ट ऑन फॉल्स फाउंडेशन मस्ट बी डिमोलिश्ड, ताकि आप उसको सही फाउंडेशन के ऊपर ले करें। तो जो उसकी ओरिजिनल स्पेशल या उसकी वो है प्राइमरीज है, वो क्या है? उन्होंने 7 का नाम लिया है। एक आई एम हैप्पी टू बी मी, और दूसरा था आई एम राइट हियर, तीसरी थी दिस इज रियली मी, और चौथा था आई एम मी, पांचवा था आई डू इट, फिर था आई डिसाइड, और फिर था आई एम सोर्स। तो ये 7 प्राइमरीज थी। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जरा थोड़ा अपने हवाले से, या अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई इस हवाले से। और ये प्राइमरीज मैंने उस वक्त ही अपने दिमाग में डाल ली थी और काम भी होता रहा उसके ऊपर, और आज भी उसकी पार्ट है, उसका हिस्सा है। तो जब आप कहते हैं कि आई एम हैप्पी टू बी मी, दैट इज थैंकफुलनेस, कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने आपको जिंदगी दी। अब आप यहाँ पे खड़े होकर आई एम हैप्पी मी, कि आपने सारी बुराइयां भी सामने लेके आ सकते हैं, लेकिन आपका जो नेमत अल्लाह ताला ने अदा की हुई है उनका शुक्र भी अदा कर सकते हैं। तो आई एम हैप्पी टू बी मी, आप कम से कम उनको रिकॉल करें जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी, और एक लम्हे के लिए सोच के देखें कि अगर ये मेरे पास नेमतें जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ना हो तो फिर क्या होगा। कम से कम आप उसकी थैंकफुलनेस में करें कि जो अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है, हाँ इसने आगे बढ़ना है, ओके ठीक है, अगर जिंदगी दी है तो आगे बढ़ेगी ना। तो पहला पार्ट तो यह है कि आई एम हैप्पी टू मी, अल्लाह का शुक्र है, खुदा ने मुझे जिंदगी दी, मुझे नेमतें दी, और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, थैंकफुलनेस से। आते हैं तो आई एम राइट हियर, so this is control of your attention. It's very important. Control of your attention, be present at the moment, at the present moment, that is very important. अगर आप अपनी अटेंशन को खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, that means something else or somebody else is controlling your attention. मिसाल के तौर पे मैं कहीं जाके कुछ काम करना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, जो कुछ करना चाहता हूँ, पता चला घर में तो झगड़ा होकर निकला बीवी के साथ या बच्चों के साथ, जो कोई ऐसा मसला उठा है, आई एम नॉट प्रेजेंट देयर, मेरा थॉट घूम घूम के उधर जा रहा है, मेरी सारी क्रिएटिविटी जो है वो डंप हो चुकी है, आई एम नॉट डूइंग फॉरवर्ड, आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड। तो ये आपकी अटेंशन का प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम भी हम थोड़ा शायद डिस्कस कर चुके थे कि आपकी जो अटेंशन है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही होनी चाहिए, लेकिन आपकी इंटेंशन जो है वो फ्यूचर में हो सकती है। आपकी इंटेंशन फ्यूचर में रहो, लेकिन आपकी अटेंशन जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना जरूरी है। और बुद्धा ने कहा था, सीक्रेट ऑफ हेल्थ फॉर द माइंड एंड बॉडी इज not to mourn about the past and not to worry about the future and not to anticipate troubles, but to live in the present moment wisely and earnestly.
ये बुद्धा ने कहा कि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, जो गुजर गया, जो आने वाला उसका पता नहीं है। और फिर लाओजू ने क्या कहा, इफ यू आर डिप्रेस्ड यू आर लिविंग इन द पास्ट, इफ यू आर एंक्शियस यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, if you're at peace you are living in the present। ये लाओजू ने कहा। अब्राहम मैस्लो ने भी यही कहा, the ability to be in the present moment is a major component of mental wellness, important। और हम आमतौर पे प्रोग्राम्स में ये करते ही रहे हैं कि yesterday is history, tomorrow is mystery, today is the day we call present, a gift। ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। तो आपके अटेंशन का आपके क्रिएटिविटी के लिए होना बहुत जरूरी है और वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। लर्न टू हैव योर कंट्रोल, अटेंशन इन योर कंट्रोल। देन वी कम टू दिस इज रियली। अब इसमें आप अपनी अफर्मेशंस भी ऐड कर लें, आप इसमें जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, वो सारी इसमें एंटर कर लें। The true sign of intelligence is not knowledge but imagination, आइंस्टाइन ने कहा था। तो आपकी इमेजिनेशन है, जो भी फैंटेसाइज करना चाहें करें, जो ड्रीम देखना चाहते हैं ड्रीम देखें, जो आप अपने गोल सेट करना चाहते हैं गोल सेट करें। सब कुछ जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, सब कुछ आपके आप देखें कम से कम कि ये हूं मैं, यही मैं बनना चाहता हूँ, यही मैं जानना चाहता हूँ। कम से कम आप उसको माइंड को, आप उसके अपनी इमेजिनेशन को, आप अपनी फैंटासी को आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके सारे ड्रीम्स जो हैं वो ओपन होना शुरू हो गए। इस रियलिटी को बेशक आप नोट कर लें, लिख लें, लिखने के बाद आप आगे बढ़ें और उनको फॉलो करें, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करें। और उसके बाद जो है वो दिस इज रियली मी एंड देन वी कम टू आई एम मी। अब आई एम मी क्या है, ये भी उसकी एक प्राइमरी है। आई एम मी, दिस इज फोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी, दैट इज इनर कॉलिंग। फॉलो योर प्लान, जो आपने बनाए हुए हैं कि आई एम हैप्पी टू बी मी, आप उसको फॉलो करें कि दिस इज रियली मी। आपने उसको ड्रीम्स बनाए हुए हैं, आप उसको फॉलो करें। फॉलो योर प्लान बट बी रेडी फॉर द प्लान दैट गॉड हैज डिजाइन्ड फॉर यू। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अपने ड्रीम्स एक साइड पे, जो उसने आपके लिए प्लान किया हुआ है। मैंने भी बहुत सारे सवाल पूछे, जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कि मेरी ये चीजें, ये अल्लाह ने जवाब दे दिया, उसने तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, तुम्हारी सारी जरूरतें तो मैंने पूरी कर दी। तो अंदाजा हुआ कि नहीं उसके। और जब वो सारी रियलिटी के ऊपर देखता तो पता चलता कि मैं तो वाकई बहुत उससे आगे जा चुका था। यानी जो ख्वाहिशें थी वो कुछ ज्यादा ही बियॉन्ड चली गई हुई थी, वो रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। If your path is difficult, that means your calling is higher। ठीक है? Follow your plan but be ready for the plan that God has designed for you। And if your path is difficult, that means your calling is higher। Explore and discover। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो एक्सप्लोरेशन का है, एक्सप्लोर करें। जब तक आप एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे आपके सामने रियलिटी नहीं आएगी। शुरू में तो सिर्फ बिजली चमकती है और आपको नजर आता है कि हाँ अच्छा ये है, और फिर अंधेरा छा जाता है। और जब फिर आप लाइटें जलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली यू कम टू अ पॉइंट जहां से कहते अच्छा हाँ सीधा रास्ता तो ये है, नजर आना शुरू हो जाता है। पहला पार्ट तो ये है कि सीधा रास्ता नजर तो आए ना, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, उसको फॉलो करना वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो एक अलग डिफिकल्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वेयर यू गो देयर, कि आपको पता तो चले आप जाना कहाँ चाहते हैं, वेयर यू वांट टू गो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डेस्टिनेशन है क्या है, डेस्टिनी क्या है आपकी। सो आप एक्सप्लोर करें और फिर आप डिस्कवर करें, और डिस्कवर हो जाता है। और पैब्लो पिकासो ने क्या कहा था, और ये सबके साथ हुआ, कोई किसी के साथ, बुद्धा के साथ नहीं हुआ। इतना सारा कुछ करने के बाद आखिर वो छोड़ा, उसने कहा जान छुड़ाओ इससे। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई, ये लो एनलाइटनमेंट उस वक्त मिली जाके। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट, ये पैब्लो पिकासो ने कहा। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट एंड द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव इट अवे। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है आप उसको आगे देते जाओ। और ये हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी शख्सियात को
देखते हैं तो उन्होंने वाकई यही किया है, चाहे वो ईदी थे, चाहे वो अदीब रिजवी थे, चाहे वो रूथ फाओ थी, चाहे वो आजकल मैं देखता हूँ जो साहब हैं, कि उनको अल्लाह ने दिया और वो आगे दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यही और अबू बिन अदम थे कि उन्होंने कहा कि लोगों को ही दे के जाना तो इनको दे के जाओ। सो आई एम मी का मतलब ये है कि फॉलो योर प्लान, जो आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं फॉलो, लेकिन उसमें जब सारा कुछ होता है तो फिर बी रेडी फॉर द प्लान जो गॉड ने आपके लिए डिजाइन किया है, उसके लिए आपको फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। आज आप इसके पीछे भाग रहे थे, वो ख्वाहिश थी, पता चला साई की तरह आगे भाग रही है, और फिर जब आपको रियलाइज होता है, डिस्कवर करते हैं, फिर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, टर्न अराउंड करते हैं, आप यू टर्न लेते हैं, तो फिर अंदाजा होता है कि हो तो साया पीछे ही भागना फिर शुरू कर देता है, उसकी अहमियत रह नहीं जाती आपके पास, आप ट्रांसेंड कर जाते हैं, उससे अबव राइज कर जाते हैं। सो आई एम मी के बाद फिर है देन वी कम टू आई डू इट ना। जो भी आपकी रियलिटी सामने आ गई, ये आपकी कमिटमेंट है, आप उसके लिए स्ट्रगल करें, आप उसके लिए अपनी जो भी एफर्ट्स हैं उसको एक डायरेक्शन मिल गई आपको, और अब उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें। रास्ता आसान है, मुश्किल है, वो उसका हिस्सा है सारी जिंदगी का, यू हैव टू फॉलो इट। आपको डिसाइड करना है कि मुझे आपको करना है जो आप करना चाहते हैं, आराम से बैठ नहीं सकते आप। तो उसमें जो एक्चुअली टूल्स हैं जानने के लिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पहले मैंने बता दिया कि इमेजिनेशन है, फिर आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ऐसी जगह ना जा रहे हो, इमेजिनेशन फैंटेसाइज ना कर रहे हो, बल्कि इमेजिनेशन जो रियल हो। राइट ब्रदर्स ने इमेजिनेट किया कि जी परिंदे उड़ सकते तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। 4 दिन मेहनत की, बहुत कोशिश की, पार लगा के उड़े, बेचारे जख्मी वगैरह हुए, अल्टीमेटली आज हम जहाज़ों में घूमते फिर रहे हैं, और ये राइट ब्रदर्स की एक मेहनत थी जिसके ऊपर हम आज भी खड़े हैं। अवेयरनेस होना चाहिए, मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है। कॉन्शियस होना चाहिए, कॉन्शियस आपका ज़मीर है, आपका नफ्स लवामा है। नफ्स लवामा क्या है कि जब कोई ऐसी चीज होती तो आगे सिग्नल देता है कि भाई ये नहीं करो, ये मत करो। आपकी फीलिंग कभी आपको लाई नहीं करती, कभी आपको झूठ नहीं बोलती, वो आपको सही बताती हैं। बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो ये एक हिस्सा है उसका कि आप जब आपका वो एक्टिव होता है तो आपको पीछे सिग्नल देता रहता है, सिग्नल देता रहा कि ये ठीक है, ये गलत है। द पावर ऑफ विल, अगर आप वाकई ट्रूथ के ऊपर है, वाकई आप खड़े हैं, रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन then when you are using your will, then you are using your will in the right path, to the right path, to move on the right path, and that is very important. So I do it, I decide. आप देखें सारे रास्ते में भी चलते बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। आज मैंने तैयार कर लिया कि जी आज से मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, आज से मैंने रिश्वत नहीं लेनी। मैंने मिसाल के तौर पर यह कर दिया, आज एक राइट पाथ का पता चल गया कि नहीं यार रिश्वत ने मेरा किया खराबी की है, मैंने आज के बाद नहीं लेनी। Between stimulus and choice there is a gap, and in that gap lies your greatest freedom, and that is freedom to choose. स्टिमुलस के दरमियान और रिस्पॉन्स के दरमियान, अब उसके अंदर आपका जो है वो आपको फ्रीडम है आपकी, और वो क्या है आपका चॉइस है कि आप चॉइस क्या करते हैं। अब यूजुअली जो मैं फ्रैंकली जब लोगों की ऑब्जर्वेशन बाज़ दफ़ा होती है तो मुझे अंदाजा होता है, मिसाल पर एक आदमी रिश्वत वाला माफी कर दे कि आज के बाद रिश्वत नहीं मैंने लेनी, मैंने गरीबों को बहुत तंग किया, आज के बाद नहीं लेनी। वो पता चलता है जो देने वाला है वो पहले 10,000 देता था, अब उसने कहा कि नहीं 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 यार मैं नहीं लेनी, वो कहता है अपना रेट बढ़ा रहा है और वो उसको वो 5 की वो 15 कर देता है, 15 भी। अब उसके काम का फायदा तो उसी को होता है जो देने वाला है कि बीच में कितना फायदा है। अल्टीमेटली बढ़ते बढ़ते जब 30, 40, 50 में जाना शुरू होता है तो उसका दिल डोलना शुरू कर देता है, और जब वो लाख की बात करेगा तो वो कहेगा चलो यार कोई बात नहीं, अच्छा कर ही था यार, मैंने तुम्हें कहा था तो कर ही देते हैं। लेकिन असल रियल पावर यहाँ पे है, ये टेम्पटेशन है। ये टेम्पटेशन जैसे ही आप इसमें चॉइस लेंगे उसको कि नहीं लेनी, तो आप पावरफुल हो जाते हैं, यू बिकम पावरफुल। जब उस टेम्पटेशन के साथ आप सरेंडर कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, तो आपकी सारी पावर खत्म हो गई, आपकी वीकनेस वहीं पे शुरू हो गई, आप पावरफुल अब नहीं है, आप उस टेम्पटेशन के गुलाम हैं। तो असल रियल पावर या रियल स्ट्रेंथ जो है वो वहां से आपको
ना करने से आपने फैसला किया, उस टेम्पटेशन से इनकार करने से, उससे बाहर आने से। तो यही आपकी डेस्टिनी है, ये जो चॉइसेस हैं आपके, यही आपकी डेस्टिनी और यही आपके कार्मा फॉर्मेशन दे रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी पावर का मेजर करता है, जिसके ऊपर कि आप जब सच की तरफ आ जाते हैं और सच पे चलना ही चाहते हैं, तो फिर आपको ना करनी ही पड़ेगी कि मैंने ये नहीं करना, और जो करने वाला है उसको फॉलो करना है। आई एम सोर्स, जो 7th उसकी वो प्राइमरी है, प्राइमरी है। आई एम सोर्स। अब आई एम सोर्स का मतलब ये कि कहीं बाहर नहीं कुछ बैठा हुआ, वो सारा कुछ अंदर ही मौजूद है, आपके पास ही मौजूद है, लेकिन उसको जरूरत है सिर्फ एक्टिवेट करने की, सरेंडर करने की, उसको सबमिशन करने की, कि आपका सोर्स एक्टिवेट हो जाए और वो आपको हर वक्त आपकी रहनुमाई करता रहे। योर हार्ट इज योर गाइड, योर हार्ट इज योर गाइड, मेक योर हार्ट योर गाइड। योर फीलिंग नेवर लाई टू यू, योर माइंड रिएक्ट्स, योर सोल क्रिएट्स। माइंड क्या करता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो रीजनिंग दे रहा है ना, इंटेलेक्ट रीजनिंग दे रहा है, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए। जब आप सोल के साथ कनेक्टेड होंगे तो आप क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये मैं इसको अचीव कर लूंगा। ये क्रिएटिविटी का प्रोसेस है जो आपको, आप जब सोल के साथ कनेक्ट करते हैं, जब आप हार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो एक्टिवेट होता है और आपको हेल्प आउट करता है टू रीच योर गोल्स। और रूमी कहते हैं कि आई हैव बीन अ सीकर एंड स्टिल आई एम, but I have stopped asking the books and the stars and started to learn from the teachings of my soul. मैं समझता हूँ कि बहुत लर्न किया रूमी ने, और मैं समझता हूँ कि इकबाल ने भी बहुत लर्न किया रूमी से और शम्स तबरेज़ से, नेचुरली कम नहीं किया। लेकिन ये दोनों पार्ट आप देख रहे हैं कि उनमें बैलेंस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है किसी एक एक्सट्रीम की तरफ चले गए। अगर हम रूमी की बात भी कर रहे हैं तो उसने भी इंटेलेक्ट को नेचुरली सर्च आउट किया, और तब भी वो ये बात कर रहा है कि आई हैव बीन अ सीकर एंड स्टिल आई एम, बट आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग द बुक्स एंड द स्टार्स एंड स्टार्टेड टू लर्न फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ माय सोल। जो आपका हार्ट है वो आपको जो कह रहा है, जो आपको अंदर से मैसेज, जब आप इस्तिखारा करते हैं, मिसाल के तौर पे हम रिलीजियसली स्पीकिंग इस्तिखारा करते हो, यही मैसेज लेने के लिए तो इस्तिखारा करते हैं कि हमें पता चले कि हमारे अंदर से जो आवाज आती है वो क्या आती है। यूजुअली बाज दफा इस्तिखारा वो कहता है कि यार ये ना करो, तो आमतौर पर जो मैंने लोगों से सुना, वो कहता है कि जो हमारा इस्तिखारा सही नहीं निकला। अरे बाबा, यही सही मैसेज आ रहा है, लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं निकला, मुताबिक नहीं। फर्क कर दिया कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं निकला। तो ओके, आई एम श्योर, जैसे मैंने कहा 7, द इंट्यूटिव माइंड इज अ सेक्रेड गिफ्ट। और ये देखिए आइंस्टाइन ने क्या कहा, और मुझे आइंस्टाइन की सच्ची बात स्ट्रगल के ऊपर भी बड़ा आ रहा है कि देखिए उसकी भी कैसी बैलेंसिंग की है उसने अपनी जिंदगी में। ये कमाल की बात है। हम वैसे तो साइंसदान कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन उसने कैसे बैलेंसिंग की हुई है। तो द इंट्यूटिव माइंड इज अ सेक्रेड गिफ्ट and rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and forgotten the gift. मैं दोबारा पढ़ता हूँ। The intuitive mind is a sacred gift and rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and forgotten the gift. और ये आइंस्टाइन कह रहे हैं। उसमें मैसेज यही है कि डू नॉट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो। परफेक्ट। आपके अंदर से जो आवाजें आ रही हैं उसी को ही आप आगे चले। सो द जर्नी इज स्टिल ऑन। आज के एक फर्स्ट लेवल के ऊपर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि एक तो शार्पनिंग का सा हम कर ही रहे हैं, करना ही हमने, और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि बहुत सारे हमारे ग्रुप्स में बहुत सारे माइंड साइंसेज के हवाले से भी, दूसरे हवालों से भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो भी नए होते हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको इतना बहुत ज़्यादा ना
डीप में ले जाया जाए। और मुझे वो याद आते हैं कि लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस का, तो दीपक चोपड़ा आता है तो वो कहता है कि जी पहले जो लेवल है वो इनोसेंट लेवल है, हम नहीं जानते, बिल्कुल इनोसेंट हैं। दूसरे लेवल के ऊपर बर्थ ऑफ ईगो है, ईगो जो अवेक होती है, फिर जो है वो आप बर्थ ऑफ ईगो होती तो अचीवर बन जाते हैं, अचीवर बनते हैं बाद गिवर बन जाते हैं, फिर आप सीयर बन जाते हैं, फिर आप सीकर बन जाते हैं, फिर आप जो वन विद द मर्जर करना चाहते हैं, वन विद द इंफिनिटी। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि आज का फर्स्ट लेवल हम इसको क्लोज करते हैं आज, लेकिन अवर जर्नी इज ऑन। और उसमें नेक्स्ट में जो मैं समझता हूँ करना होगा, उसमें हम करेंगे द वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेक्टर्स के हवाले से, क्या रुकावटें हैं जिंदगी में, कैसे उनको हम ओवरकम कर सकते हैं, और असल में मैसेज क्या है, तो हमारा डायलेमा क्या है बुनियादी तौर पे जिसको हम जिंदगी में फेस करते रहते हैं, और फिर अनकॉन्शियस माइंड है उसकी क्या अहमियत है, और फिर हम शार्पन द सा में जाएंगे, फिर शार्पन द सा में जाएंगे। तो आज के सेशन के हवाले से मैं चाहता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम जो भी आप रखेंगे तो उसका दूसरा पार्ट जो है वो थोड़ा सा हम उसको जरूर रखें। एक्सपेंड कर जी, नेक्स्ट ट्यूसडे पे ही रख लेते हैं ना, ताकि हम हमारे जहन से ना निकल जाए ये सब। बिल्कुल। हालांकि हमने नोट तो किया है सबने, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठे, तो नोट तो किया होगा, लेकिन एक शार्प क्विक रिवीजन इसकी हो जाए, और फिर आप जो असली चीज जो है वो अभी आप नेक्स्ट ट्यूसडे को, अगर आप फ्री हैं, मैनेज कर सकते हैं तो नेक्स्ट ट्यूसडे कर लेते हैं। बिल्कुल सही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। तो एंडिंग विद द प्रेयर जो मैंने पहले भी कही थी, जी। God give me strength to change the thing that ought to be changed, serenity to accept that cannot be changed, and the wisdom to know the difference। थोड़ा सा सिर्फ इसको समझ लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई द कांस्टेंट इज ओनली चेंज, द ओनली कांस्टेंट इन चेंज। सबात एक तगैर पे है, बदलना है। सिर्फ ये चीज है कि क्या वो आपके ऊपर हमला कर रही है चेंज, या चेंज आप खुद लेके आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये है कि मुझे स्ट्रेंथ दे, मुझे इत्मीनान दे, सेरेनिटी दे, ताकि मैं ये एक्सेप्ट कर सकूं जो चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, तो मैं एक्सेप्ट कर लूं। और तीसरी चीज ये है कि मुझे ये विजडम भी दे, अकेले सलीम भी मुझे दे, कि मैं इसके फर्क को समझ सकूं, ताकि आप बैलेंस कर सकें। एरिस्टोटल की तरह या बुद्धा की तरह, या जो हमारी दुआएं हैं उसके हवाले से हम उसमें बैलेंस कर सकें कि भाई ये एक्सट्रीम पे मैं नहीं जा सकता, आई हैव टू कीप माई सेल्फ बैलेंस। तो इस प्रेयर के साथ जो मेरी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी एफर्मेशन रेगुलरली चल रही है फ्रैंकली, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। My major premises are based on the eternal truths of life। ये मेरी रेगुलर की है जो चलती हैं, प्राइमरीज भी चलती हैं, प्रेयर भी चलती है, ये भी चलती है। My major premises are based on the eternal truths of life। I am spiritual and mental magnet, attracting to myself the forces I wish to use and the cooperation of other people। ये एक रेगुलर बेसिस पे तो मेरी चलती रहती है और हमेशा। खूबसूरत है और कंप्लीट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, और आई एम सॉरी कि आज बड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस हुई हमारे वो सिस्टम में, कुछ मसला बन गया। हालांकि पहले ये सारा कुछ करते ही रहे हैं और हमने किया ही है पहले भी, कोई ऐसा इशू नहीं है आज इत्तेफाक से। और आज मैं सारा दिन देखा भी, चला के पहले भी देखता रहा, सिर्फ कोई मसला नहीं बना, लेकिन दिस इज हाउ अनप्रेडिक्टेबल लाइफ इज। अगर टाइम है तो कोई बात पूछनी है, सवाल पूछना है, पूछ सकते हैं। सवाल वगैरह या अगर कोई कमेंट, बिल्कुल जरूर जरूर सवाल पूछना हो या इसमें कुछ ऐड करना हो, प्लीज। जी मैं पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछें। रेफरेंस टू पॉइंट 4 आई एम मी, इसका फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा था फॉलो योर प्लान बट बी रेडी फॉर द प्लान दैट गॉड हैज डिजाइन्ड फॉर यू। तो मुझे ये पूछना है कि जो मेरा प्लान है, जो मैंने अपना प्लान बनाया है, वो मैंने अलाइन किया हुआ है अपने उस प्लान के साथ जो अल्लाह ने बनाया है। तो फिर ये पॉइंट ऐसे बीच में क्यों आया? क्योंकि मुझे लगता है जैसे मुझे या जिस पाथ पे मैं चल रही हूँ, या जैसे अगर मैंने किसी सूफी टीचर को फॉलो किया हुआ है, तो मेरे अंदर और बाहर के प्लान में सिंक्रोनाइजेशन है। तो फिर क्या ये पॉइंट आ सकता है किसी ऐसे बंदे के
लाइफ में जो सीधा सीधा अपने प्लान के ऊपर चल रहा है क्योंकि उसका प्लान और अल्लाह का प्लान एक ही है, या इसका ये मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए बाज दफा ये है कि आप अगर कन्फ्रंटेशन नहीं कोई आती तो आप ठीक है, आप राइट पाथ पे जा रहे हैं और आप अनकॉन्शियसली जा रही हैं, दैट इज द राइट पाथ, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन समटाइम्स इट इज हैपनिंग दैट यू आर फॉलोइंग द हाफ ट्रूथ, आप पूरी तस्वीर को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक पिक्चर को देख रही हैं। और हम इसके ऊपर बड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं परसेप्शंस के ऊपर, आप परसेप्शंस को फॉलो करके चल रही होती हैं, लेकिन दूसरा हाफ आपको नजर नहीं आ रहा होता, वो फिर अचानक आपको कहीं ना कहीं से सरप्राइज देता है। तो मैंने कहा कि फॉलो योर हार्ट, आप अपने हार्ट को अपना गाइड बना लें। अगर आपके दिल की आवाज कहते हैं कि गो हैड, नो प्रॉब्लम, तो यही तो इसी की तो गाइडेंस की जरूरत है, और यही गाइडेंस है हमारी। इफ यू आर मूविंग फास्ट, हाँ डिफिकल्टीज आ सकती हैं, लेकिन आपका अंदर का यकीन मुहकम ये कहता है कि आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ, देन दैट इज फाइन। उसमें डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन अगर आपका वो यकीन मुहकम ही था ना, क्या था यकीन मुहकम पे, बेखदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल तो महवे तमाशा है लब अबा में भी, तो यही था ना, ट्रूथ ही था ना, कि यकीन ही था ना कि जो मैं जा रहा हूँ वो सही रास्ते पे जा रहा हूँ। लेट इट हैपन व्हाट हैपेंस टू बी, नो प्रॉब्लम। तो ये आपके यकीन की मजबूती की बात है। अगर आपका अंदर का यकीन ये कहता है कि यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, देन नो प्रॉब्लम। तो फिर तो दोबारा, और फिर गॉड को, यही तो गॉड का प्लान है जो आपको दिया हुआ है, वो आपको अनकॉन्शियसली दिया है और अच्छे आप मूव कर रही हैं। लेकिन किसी का प्लान मूवमेंट जो है, उसका रास्ता जब वो राइट नहीं जा रहा, तो उसको तो आगे से कन्फ्रंटेशन भी मिलेगी, उसको मैसेज भी मिलेगा, उसकी गाइडेंस भी मिलेगी। Thank जी, एनीबॉडी एल्स? ओके, आप ले लीजिए। मैं एक कमेंट आपसे बल्कि एक पूछना चाह रहा था। ये जो आपने किया था, आई डिसाइड, चॉइस और इसके स्टिमुलस के दरमियान जो गैप है, दैट गैप इज योर फ्रीडम। तो स्टिमुलस तो इंटरनल होता है और चॉइस आप खुद करते हैं। मतलब अगर हम देखा जाए कि हम गोल सेटिंग भी करते हैं, फिर हम वो करते हैं, तो फिर कैसे हमें इसको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए कि ये स्टिमुलस है या ये चॉइस है? देखिए, स्टिमुलस का मतलब यह है कि आप उसको एक्टिवेट होता है, एक ख्वाहिश है आपकी, वो एक्टिवेट होती है, वो स्टिमुलस है आपके लिए। और ख्वाहिश क्या है कि ये मैंने अब मिसाल के तौर पे मुझे गाड़ी चाहिए, ये आपका स्टिमुलस है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी डिजायर है, आप करना चाहते हैं। अब आम तौर पे आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं किसी जगह के ऊपर, आप गाड़ी लेने के लिए ज़ाहिर है कि मटेरियल की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, अब उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब अगर आप मेहनत करते करते रास्ते में कहता कि यार अच्छा चलो ये पैसे तो रास्ते में पड़े, चलो काबू करो इसको, जेब में डालो, तो आपको स्टिमुलस तो मिली ना कि भाई ये पैसे आ रहे हैं, आप ये पैसे तो पड़े हुए रास्ते में, ले लो। तो वहीं से तो राइट पाथ का अंदाजा होता है, वहीं तो सही समझ में आती है कि आदमी कहते चलो चलो उठाओ यार, कौन देखता है यहाँ, उठा लो। और यही आपका जो वो क्या कहते हैं, आपका जो साइकिल है, उसका जो जहन का, या आपके जो अंदर बैठा जो नफ्स बैठा हुआ, आपके नफ्स का यही तो प्रॉब्लम है। अगर वो सही होगा तो कहा कि नहीं ये टेम्पटेशन है मेरे लिए, ये मैं पैसे लेनी तो है गाड़ी मैंने, लेकिन मुझे राइट उसे एफर्ट्स के साथ हासिल करना है, पैसा इस तरह से हासिल नहीं करना। तो ये टेम्पटेशन, आप उस वक्त क्या डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं कि पैसा इकट्ठा करो और मैं ले लूं इसको जाके, या ये डिसाइड करते हैं कि नो नो दिस इज नॉट फॉर मी, और अगर मैं लूंगा तो अपने हक पर सच के। वो जो आपके अंदर गिल्ट डेवलप करेगा, जो पहला पार्ट है, और वो गिल्ट आपकी जान छोड़ती नहीं है। अगर आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि मैंने ईमानदारी से काम करना है, तो गिल्ट आपकी जान नहीं छोड़ती, वो आपके पीछे करती रहती, अनलेस यू चेंज इट। तो वो स्टिमुलस में आप जो डिसाइड करते हैं वो यही है, यही तो आपका वो कर्मा बनता है, यहीं से तो आपकी वो सारी डेस्टिनी बनती है। डेस्टिनी बनती कैसे है? देखें, दो चीजें हैं। एक चीज तो आप बदल नहीं सकते, उसको हम यूजुअली हम फेट कहते हैं कि ये हमारी फेट है। लेकिन दूसरी जो अपनी सारी करते हैं आप उसको, जिसको आप कहते हैं डेस्टिनी कहते हैं, वो तो आपके चॉइसेस के ऊपर बेस करती है कि आप छोड़ सकते थे, आप कर सकते थे, आपने नहीं किया, या आपको नहीं करना चाहिए था, आपने कर लिया। वो सारी आपके चॉइसेस के ऊपर है, उसी से आपका कार्मा फॉर्मेशन होता है, उसी से आपकी डेस्टिनी का डिसाइड होता है।
तो स्टिमुलस मिलने के बाद क्या करते हैं, मिसाल के तौर मुझे एक मेरे दोस्त जो कि ऑलरेडी ये प्रोग्राम हमारे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनका यार वो कहते हैं ये जो है अगले नस्ल के ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। बच्चों ने क्या किया, मैंने कहा, जब बंदा रिश्वत लेके गरीबों को तंग करके मिसाल के तौर पे पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो वो घर वाले बददुआ भी देते हैं, कुछ ऐसी बात भी करते हैं। तो बच्चे जो है उसकी ऊपर ही तो पल बढ़ रहे होते हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन वो उसी के ऊपर तो पल बढ़ रहे होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जब उनको कहता कि नहीं यार आज से मैं ईमानदार हो गया, आज से आपको जो गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको फलां नहीं मिलेगा, आपको फलां नहीं मिलेगा, तो बच्चे उसको घर में जीने नहीं देते, वो फिर उसी साइकिल पे चलना शुरू हो जाता है। तो वो उसके ऊपर नेक्स्ट जो आने वाली नस्ल है उसके ऊपर भी वो शिफ्ट होता है। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो स्टिमुलस जब होती है तो आप अपने दिल से पूछें। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि आई एम सोर्स, कि योर हार्ट इज योर गाइड। अपनी फीलिंग से पूछें, आपसे नफ्से लवामा जो आपको एक्टिव हुआ है, अगर तो आपने उसको सुला दिया हुआ है, वो मर गया हुआ है, फिर तो आप जो आखिर तक हाँ, जो फिर तो बोलेगा ही नहीं। तो नहीं है ना। लेकिन अगर वो एक्टिवेट हो चुका हुआ है और उसने आपको एक्टिवेट कर लिया, तो फिर वो आपको कहेगा हाँ 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 बेटे ये नहीं करना, ये मत करो, ये नहीं करो, ये टेम्पटेशन है। उस टेम्पटेशन को अगर आप अंडर कंट्रोल करते हैं तो यू आर पावरफुल पर्सन। अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो देन यू आर वीक पर्सन। और यही से सारी स्ट्रेंथ का और पावर, और असल पावर वही है। वो जैसे उसने कहा है लाओजू ने कि द पीपल हु आर लिविंग इन द पास्ट दे आर डिप्रेस्ड, और जो लिविंग इन द फ्यूचर दे आर एंक्शियस। लेकिन जो एट द मोमेंट है वो पीस में है। पीस में इसलिए है कि नफ्स मुतमइन्ना उनके पास मौजूद है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और जैसे अभी हमारी बहन ने ये भी बात अभी की है कि जी मैं तो राइट पाथ पे जा रही हूँ, तो ये अल्लाह का शुक्र है, उसको अल्लाह की नेमत बहुत बड़ी करना चाहिए कि उनका इत्मीनान इसमें मौजूद है, दैट मींस शी इज इन द राइट पाथ। अगर उनके दिल से कोई आवाज आएगी कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो फिर दैट मीन देन शी हैड टू डिस्कवर एंड शी हैड टू उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और डिस्कवर करना चाहिए कि व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी। मैं तो ये करना चाहती थी, तो पता चलता है कि अंदर से फिर आवाज आती है तुम्हारा मकसद ये थोड़ी था कि पैसे बनाओ, घर बनाओ, गाड़ियां खरीदो। यार गरीबों की मदद करना तुम्हारा मकसद था, जाके गरीबों की मदद करो। किसी और को सवाल? जी गुलनार। मेरा एक सवाल है कि गिल्ट फिर अच्छी चीज है या गिल्ट बुरी चीज है? और दोनों गिल्ट को से बता हमारे देता हूँ, हमारा- मैं दोनों को बता देता हूँ। जी देखें गिल्ट है क्या। गिल्ट ये है कि आपने एक स्टैंडर्ड या खुद सेट किया है या दूसरों के स्टैंडर्ड सेट किए हो को आप फॉलो कर रहे हैं। वाह, बिल्कुल, वेरी either वेल you सेड। have either you have your own standards, you have set your own standard, या आप दूसरों के स्टैंडर्ड्स किए हुए फॉलो कर रही हैं। अब जब आप उनको वायोलेट करती हैं तो आपके अंदर गिल्ट डेवलप होती है। आपने एक स्टैंडर्ड सुबह कर लिया कि जी मैं सुबह उठ के नमाज पढ़ूंगा अर्ली इन द मॉर्निंग, और आप उठ नहीं पाते, उठते नहीं है, तो गिल्ट फॉर्मेशन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिल्ट को अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, इसको हेल्दी वे में कैसे किया जाए। ईदर फॉलो योर स्टैंडर्ड्स, आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, या क्या करें, चेंज योर स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज कर लें। अच्छा, मेरा अपना पर्सनल रेजोल्यूशन फ्रैंकली ये था कि वो स्टैंडर्ड जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर हैं उनको फॉलो करो, और वो स्टैंडर्ड जो कि बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर नहीं है उनको चेंज कर लो। अगर मैं कोई सही बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कर रहा हूँ, उसको फॉलो करते जाओ। लेकिन अगर मुझे अंदाजा होता कि ये स्टैंडर्ड जो है लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, तो उसको अनफॉलो करो। मतलब दो चीजें मिसाल के तौर पे, एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है। अब जब घरों में जाते हैं क्या होता है, मिसाल के तौर पर माँ के कदमों तले जन्नत है, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह होनी चाहिए। और दूसरी तरफ क्या है, घर प्यारा घर, वो भी बहुत जरूरी है, वो भी चाहिए। बीवी आ गई, सारा कुछ, आप अपने घर को बसाना चाहते हैं, माँ की खिदमत तले जन्नत भी। कन्फ्रंटेशन कहाँ आती है, जब सास बहू का मसला बन जाता है। आप कौन से स्टैंडर्ड के फॉलो करोगे, जन्नत ढूंढते रहेंगे या घरों को बचाते रहेंगे अपने को। तो उसमें बैलेंस करने की जरूरत है, उसमें समझने की जरूरत है कि गॉड का मैसेज क्या है, नेचर का मैसेज क्या है, हमेशा सही ट्रूथ क्या है। तो आप उसको फॉलो करें जो कि आपको सही डायरेक्शन देता है। अगर ना
सांसें क्या कहती हैं कि इसको तुम दो, इसकी जान छोड़ो, मैं तुम्हें 7 ऐसे और ला के दे दूंगी। मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन अवर सोसाइटी। तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करो जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर है, और उस स्टैंडर्ड को डिनाई कर दो जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर नहीं, तो आपकी गिल्ट खत्म होगी। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड ऐसा सेट किया हो जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर है, तो आपको गिल्ट तो अंदर मौजूद होती रहेगी, सिर्फ उसको चेंज करने की जरूरत है। जी, वो Thank you. आपको जवाब मिल गया होगा। आपको वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छे। अच्छा, और कोई सवाल? अच्छा सर, इसमें एक मेरे ज़हन में आ रहा था, वो पहले से ही कनेक्टेड है कि हम लोग जब गोल सेटिंग के पे बात करते हैं, अभी रिसेंटली हमने बॉब प्रोटेक्टर की जो एक वीकली वर्कशॉप थी ऑनलाइन, वो हमने अटेंड की थी। तो उसमें वो यही कहता है कि आप स्ट्रेच करें, यानी तो ये कहता है कि आपके गोल ये होना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल टर्म्स में कि आपकी जो अ, इस वक्त मंथली सैलरी है वो आपकी यानी साल में जितना कमाते हैं वो आपकी सालाना जो इनकम है वो मंथली इनकम हो जाए। यानी अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो 12 लाख हो गए ना, तो अब आपका जो गोल होना चाहिए वो 12 लाख पर मंथ पे होना चाहिए। मतलब एक मिसाल है वो, तो हो आप सकता है, जी जी ये उसने कहा था, हाँ, ये हो सकता है। उसमें फिर जब हम उसको सोचते हैं या उसको करते हैं, गोल पे डालते हैं, तो हमारे अंदर वो जो हमारा दिमाग है वो कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि आप अभी एक तो 1 लाख कमा रहे हैं और अचानक आपके 12 लाख हो गए पर मंथ, मतलब जो भी इनकम है। तो उसमें फिर ये जो हमारा जो चैटरिंग माइंड है वो डाउट्स भी क्रिएट करता है, और फिर वो यानी अब ये हमें कैसे पता चला कि ये हमारा स्टिमुलस है, ये हमारा क्या गोल है, मतलब इसको किस तरह हम देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट शुजा बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा मुझे किस काम के लिए चाहिए। अगर तो यशी के लिए चाहिए तो कोई जरूरत नहीं इसको फॉलो करने की। ये पता होना चाहिए कि इसके पास आपका मिशन और पर्पस बिल्कुल क्या है। बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल, फिर आ इंपॉर्टेंट है। जाते हैं, फिर आ जाते फिर हैं। आपको पता है नाउ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरी एंड ईच एंड एवरीथिंग। मिसाल के तौर पे अगर उसकी अब्दुल रेदी की बात दूं तो क्या ख्याल है कि उसके पास पैसे नहीं थे, सारा कुछ था, लेकिन आप उसकी जिंदगी स्टाइल को देखें कि उसकी जिंदगी का स्टाइल क्या था। और दूसरा यह है कि आपका ये पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है इस पैसे के पीछे, और ये बहुत जरूरी है जानना। अगर आप स्ट्रगल करते रहेंगे और सूरज की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे सारी उम्र, और माथे के ऊपर पड़ता ही रहेगा सारी उम्र, और फिर आखिर में पूछेगा अच्छा फिर ये क्या हुआ मेरे साथ। असल बात यह है कि आप उस मूवमेंट को जो आप कर रहे हैं वो किस पर्पस के मकसद के लिए कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यह है कि पैसा आपको किस काम के लिए चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज ये बात है कि जब आपको ये पता है मैं किसी मिशन किसी पर्पस पे लिए कर रहा हूँ, तो पता चलेगा कि पैसा तो आपके पीछे आ रहा है, लोग आपके पीछे लिए फिरते हैं। ईदी के साथ क्या होता था, बक्स डाले हुए हैं, लोग खड़े देख रहे हैं, मांग रहे हैं, उनको दे नहीं रहा, और वो लोग डब्बे में डाल के वापस जा रहे हैं। दे वर ट्रस्टिंग दैट। और आजकल मुझे फ्रैंकली उसके अमजद साकिब साहब का जो को गरीबों को दे रहा है, वो बगैर उसके पैसे वैसे दे के उनको उधार दे के सारा कुछ कर रहे हैं, बगैर उसके सूद वगैरह के, और उनको कर रहे हैं। अब उनके पास क्या है ना, 10 अरब से ज्यादा वो दे चुके हैं। तो कहाँ से पैसा उसके पास अपने को नहीं आता, वही पैसा जो कोई हो के आता है वो मूव ऑन करता है, और जो लोग लेके जाते हैं उससे बेनिफिट लेके आते हैं वो आके देना शुरू कर देंगे, ये आप उनको दे दें, हमारे पास हमारी पूरी हो गई। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि यकीन मुहकम का होना बहुत जरूरी है। और यकीन मुहकम का होने का मतलब ही ये है कि यू हैव सरेंडर। ये हम सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह मजीद जरा डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन हैं और हम सेकंड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे और इसकी डेप्थ में जाएंगे इंशाल्लाह। और देखें, जिंदगी यही है। मैं मिसाल के तौर पे अभी मुझे समझ आती है या पढ़ता हूँ या देखता हूँ कि भाई सारी जिंदगी गुजरेगी और आखिर में अभी ये सूरतें याद आ रही हैं कि सूरज याद आ रही कि तुम्हें सारी जिंदगी इस दुनिया में ही गुजार देनी है, ये सारी इसी में मौजें लेनी है। भाई वक्त खत्म हो गया है, अब आगे की सोचो, आगे क्या करना। और पता चला कि ठीक है की सफरिंग सारा कुछ हुआ, लेकिन ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थे जिनके ऊपर से हमने जाना ही जाना था, गुजरना ही गुजरना था। पहले इनोसेंट लेवल था, फिर जो तो ईगो एक्टिव हो गई। अब ईगो का मतलब ये है कि मैं ही हूँ जो कुछ है। तो जो इंग्लिश की बड़ी आई है ना, उसको इस्तेमाल कर लो।
इंग्लिश वाले आई एम कहते हैं ना, तो वो हम्म। आई जो है उसको आई आप कैपिटल ना रहने दो, आई को स्मॉल कर दो, सबमिट कर दो, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर आप खुद नहीं बढ़ रहे होते, आप खुद नहीं बढ़ रहे होते, आप फॉलो कर रहे होते, आपको आप कोई फॉलो बढ़ा कर रहा रहे होता है। बिल्कुल तो सही ये है। बहुत इम्पोर्टेंट, तो उसका जानना बहुत जरूरी है। ये शुजा मैं बहुत दफा सुनता रहता हूँ, ये उसको वो क्या है, ये सारे करते हैं जो माइंड साइंस के हवाले से करते हैं, लेकिन इशू फिर वहीं पे आ जाता है। वो सारा कुछ करने कराने के बाद जब गॉड की बात आती है तो फिर वो ग्रेस की बात करना शुरू कर देते हैं, क्वालिटी की बात करना शुरू कर देते हैं, हायर इंटेलिजेंस की बात करना शुरू कर देते हैं। और दे नेचर नो दैट जो ऊपर वाले पहुंच गए हैं वो समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जिनको वो मैसेज दे रहे हैं उनको वो डायरेक्ट नहीं कहना चाहते। तो ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे, ताकि आप कम से कम देखें। और दूसरी चीज जो है कि जैसे मैंने कहा था कि पहले अवेयरनेस लेवल तो आए ना, 4 लेवल्स हैं लर्निंग के, जिसमें पहला लेवल ये है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। आई डू नॉट नो व्हाट आई डू नॉट नो। इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, वल्लाह नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है कि कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अब मुझे पता चलेगा ये खामियां हैं मुझ में। और थर्ड प्रोसेस में यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में, कि गाड़ी चलाने सीखनी है, गाड़ी कैसे चलानी है, तो उसमें कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और जब आप सारा सीख जाते हो फिर तो आपका पार्ट ऑफ लाइफ होता है, आपकी हैबिट्स जाता है, ये पैसा मेरा नहीं, ये नहीं मेरा नहीं। तो ये सारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमें लर्निंग में से गुजरना पड़ता है। मेरा जी सवाल था जी शायद मैं तो पहले तो मुझे नाज़िर साहब को पहले नहीं सुना था कभी, क्योंकि मैं बड़ी गैप के बाद आया, बड़ा मज़ा आया सुनने में, सीखने में जो है। सर मेरा सवाल ये है कि जब सोर्स भी मैं खुद हूँ, तो वो क्या चीज़ है जो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में जाती है और लॉ ऑफ नेचर के उसमें उससे हम आगे में जाती है? तो फिर आस्क एंड रिसीव वाली जो सिंक्रोनिसिटी है वो कैसे आएगी जब माइंड और हार्ट का जो है उसको सिंक्रोनाइज हम कर दें? जो लेफ्ट और राइट माइंड की आपने बात की, उन दोनों माइंड को हम अगर एक ही साथ में वो दोनों माइंड जो है हमारा काम करे, ये सिंक्रोनिसिटी जो है, या जो हम कहते हैं सुना है कि आस्क एंड रिसीव जो है, तो वो लेवल जो है वो कैसे अचीव होती है? शायद ये एक बड़ी स्ट्रगल है, मैंने इसलिए इसमें मेंशन भी कर दिया कि फर्स्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर डिस्कवर करना पड़ेगा। देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ कि मजजूब लोग क्यों बन जाते हैं, जो मेरी समझ में आती है। अब मजजूब में वो चाहत तो हो गई, ख्वाहिश भी हो गई कि जी मैं इस पे चलना है, मुझे बनना है, वहां पहुंचना है, मुझे अलर्ट करना है। दो चीजें, एक तो ये है कि अभी वो सारी अवेयरनेस है नहीं, उसके पास सारी अवेयरनेस है नहीं। और तीसरा ये है कि अगर अभी अल्लाह ताला उसको अभी इस स्टेज के ऊपर कोई ऐसी चीज दे देगा तो वो संभाल नहीं पाएगा। तो ये एक इनर ट्रूथ है जो आपको अंदर से आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मूव करके लेके जाता है। जैसे मैंने पहले मिसाल दी है कि पहले तो वो जी बिजली चमकती है, बादल हुए हैं, बिजली थोड़ी सी चमकती है, थोड़ा सा रास्ता नजर आता है, कुरान मजीद में भी हवाला दिया है उसका, तो थोड़ा सा रास्ता नजर आता है, लेकिन फिर बिजली बंद हो जाती है और फिर आप अंधेरे में चले जाते हैं। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्तों को तलाश करने के लिए रोशनियों का इंतजाम करते हैं, ताकि रोशनी हो मैं उस रास्ते के ऊपर चलना शुरू करूंगा। तो पहले तो ये है कि मिसाल के तौर पे ऊपर आपको सीधा रास्ता नजर ही नहीं आ रहा, आप हर रोज दुआ मांगते हैं या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, लेकिन आप तलाश तो करते ही नहीं है रास्ते के लिए। जब आप तलाश करेंगे तो अल्लाह में सीधा रास्ता दिखाएगा। जब आपकी रेडीनेस होगी फिर वो इम्तहानों में आपको डालेगा, आजमाइशों में डालेगा, आजमाइशों में डालने के बाद फिर आपको वो उस लेवल तक पहुंचा देगा जिस लेवल तक आप पहुंचाना चाहते हैं। मैंने वो कह तो दिया, हालांकि अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कह दिया कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल तो महवे तमाशा लब बाम, अब अगर हम उसकी तरफ जाएं तो पहले तो अकल से ही सारे काम करते रहे। उन्होंने क्या कहाँ से शुरू किया कि ये वो तो खुद ही बना रहे हैं, ये खुद ही इनको अपने गॉड मान रहे हैं। तो ये अकल ही थी ना, वो उनको समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने कहा सूरज होगा खुदा मेरा, फिर उसके बाद वो उन्होंने
कहा चांद होगा, फिर उन्होंने कहा सितारे होंगे। ये तलाश ही थी, ये ढूंढ ही रहे थे, और ढूंढते ढूंढते फिर ही उन्होंने कहा कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, वरना मैं जालिमों में से हो जाऊं। तो इन्नी वजह तो तो उस वक्त ढूंढा। लेकिन ये हर आदमी का एक अलहदा चैलेंज है, हर आदमी का एक अलहदा सिस्टम है। अगर आपके सवाल में ये आया तो योर क्वेश्चंस आर योर आंसर। लेकिन मैंने कहा कि आस्क गुड क्वेश्चंस। आप जो सवाल पूछते हैं ये पूछें। मैं अगले सेशन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। आप जो सवाल पूछते हैं वो सवाल तो सही पूछें, और फिर अगर आपको वाकई ट्रूथ की तलाश है और सच की तलाश है तो खुदावंद ताला आपको उसके हिसाब से मैसेज देना शुरू कर देगा। और हो सकता है मैसेज उस वक्त फौरी तौर पे ना मिले, जब आपकी रेडीनेस होगी तो फिर मैसेज मिलेगा, तो फिर आपको आएगा आहा अच्छा तो ये बात थी। तो डॉक्टर साहब ने भी, हमने आहा तो एक्सपीरियंस किए हैं जब उम्र के साथ जब उम्र के साथ कनेक्ट हुआ, एवाटार कर लिया, पता नहीं क्या कुछ कर लिया, अपनी टीएम कर ली, ट्रांसडेंटल मेडिसिन कर ली, कहती गोल वाले से दूसरा कर लिया, सिल्वा माइंड कंट्रोल कर लिया, वो एवाटार भी कर लिया, और वो डायनेटिक्स में भी चले गए, वो सारा कुछ करते रहे ना। और आखिर जब उम्र सामने आया तो मैंने कहा आहा दिस इज रियली व्हाट आई वांटेड। पहले क्या सोचता था, जब उसकी उसमें गए, जो हो रहा था पहले से वो अपने डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे थे वो, तो उसमें के लिए गए, तो मैंने कहा यार मैं उसमें आई वाज 40 इयर्स ऑफ एज और वो 27 का था उस वक्त। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा बल्कि आई थिंक 44 का था मैं, तो मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा यार 27 का और ये हमें क्या सिखाएगा। अच्छा जब मैं उसकी बातों को सुनूं तो मैंने कहा यार ये 27 का कैसे होता है, ये तो 76 में पहुंचा। बिल्कुल। जाके सवाल मैंने एक दो किया, उसने कहा, मैंने कहा हाँ यही मैं चाहता था, तो आई वांट टू जॉइन। तो बहरहाल ये एक दैट्स ग्रेट। हिस्सा। एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा है कि जो शाहिद ने सवाल किया है या जो शुजा ने सवाल किया है, आपकी नेक्स्ट टॉक में इंशाल्लाह इसका आंसर इनको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो बस हम नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज हमें इसका सेकंड पार्ट करें। जी ठीक है, इंशाल्लाह। तो उसकी भी अगर कोई आपके पास ये होगी जो प्रेजेंटेशन, तो इसी तरह आप कर लीजिएगा कि आप शुजा को दे दीजिएगा उसका टेक्निकल पार्ट, तो शुजा विल हैंडल इट। बिकॉज हम में से सब में से ज्यादा जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो शुजा ही हैं। नहीं वो इसलिए वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है आईटी में, इसलिए वो बेटा आज था तो हाँ बस वो बेटा फिर फ्री नहीं होगा ना, आप बस शुजा को दे दे तो आप बस सिर्फ अपनी टॉक पे फोकस करें, वो शुजा विल कीप ऑन डूइंग इट। बिल्कुल। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, हम लोग बहुत ज्यादा से रिचार्ज हो गए हैं दोबारा से। तो ये शार्पनिंग द सादा यही मकसद था। हाँ इसका यही मकसद है। बिल्कुल सही है कि हमें जरूरत पड़ रही थी उसकी। हम लोग ये वैसे जिक्र कर रहे थे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें कि इन सवालों का जवाब मिलेगा कि जो शुजा ने पूछा और जो शाहिद शाह ने पूछा। जी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी बस हम रिस्पेक्टफुली आपसे इजाजत लेते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और इंशाल्लाह वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजिर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। इट वाज अ वेरी गुड सेशन, बड़ा मजा आया सुनकर। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अरे क्या करूं, मेरा लैपटॉप पे नहीं आता है, मैं फोन पे कर रही हूँ तो मुझे फोन पे मजा नहीं आता है। नहीं फोन पे, हाँ लेकिन मुझे मजा नहीं आता है, मोर कंफर्टेबल विद द लैपटॉप। और आज के लैपटॉप में वो था, फोन पे तो मोबाइल डेटा से कर रही हूँ, लैपटॉप पे आता ही नहीं है इंटरनेट, पता नहीं क्या बात है। बस ये है थोड़ा सा आपको हमने सिखाया था ना, वो आप उसको प्रैक्टिस करें। हाँ तो वो मुझे आपको वापस सिखाना पड़ेगा। मैं इतनी बड़ी हाईटेक नहीं हूँ, एक बार बताने में समझ जाओ, ऐसे नहीं हो। बस इसीलिए मैंने कहा ना कि शुजा को ही बस बता दें जो बताना है।